हम शुरू करते हैं पेपर सेकंड यूनिट 1, जिसका पहला टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम समझते हैं पहले, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सीक्वेंस, पहले हम सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, अनुक्रम की। होता क्या है? ठीक है, अब आपके पास, जैसा आपने देखा होगा कि आपने एपी पढ़ा था, है ना, जैसे 1 2 3 4, ये जो नंबर है एक पैटर्न बन रहा है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद हमें मालूम है और हमें पता है कि 10th नंबर पे, 10वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी वो भी हमें पता है। तो हम पहले से बता सकते हैं, शुरुआत की 3 वैल्यू को देख करके इसके बाद वाली चाहे जो वैल्यू आप बोलो उसका अंदाजा लगा लेंगे, बता देंगे कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 2 4 6 8। ठीक है, तो इस पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ भी हम बता सकते हैं आगे चल के क्या होगा। तो हर एक नंबर का एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो नंबर्स मिलकर के पैटर्न बना रहे हैं, ये एक तरीके का एक अनुक्रम है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो पहला नंबर ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है, ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर है। तो हर एक नंबर की प्लेस है कि इस नंबर पे नंबर लोकेटेड है। ठीक है, तो अब हम कुछ कुछ हमें आइडिया हो गया कि हम नंबर्स का पैटर्न पढ़ने वाले हैं और वो पैटर्न आगे बढ़ रहा है, ये हम बता सकते हैं आगे कहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो सीक्वेंस है उसमें हर एक नंबर की प्लेस होती है, और प्लेस हम कहाँ से काउंट करते हैं? 1 2 3 से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा जो सीक्वेंस है उसको मैं सीक्वेंसली ऐसे देते हैं, S1 नाम दे देते हैं। सेकेंड नंबर पे जो मेरा सीक्वेंस है उसको मैं S2 बोल देता हूँ, सफिक्स जो है ना। थर्ड पे S3, फोर्थ पे S4। इसी टाइप से जब मैं n नंबर की वैल्यू पे जाता हूँ तो मुझे Sn नाम की वैल्यू मिल जाती है। तो ये जो मेरे नंबर है 1 से लेकर n और आगे भी होंगे, ये सारे किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं में। यानी कि मैं कोई भी नंबर उठाऊंगा फोर्थ तो मुझे क्या मिलेगा? S4। अब S4 की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। ठीक है, तो ये एक टाइप की क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी मैपिंग 12th क्लास में, सेम वही मैपिंग हो रही है, फंक्शन बन रहा है। अब ये मैपिंग कहाँ से हो रही है? नेचुरल नंबर हम उठा रहे हैं और हमें आंसर जो मिल रहा है कोई ना कोई नंबर मिलेगा। और सारे के सारे नंबर हमें किस में मिल रहे हैं? रियल में, वास्तविक संख्याओं में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट Sn नाम का, जिसमें n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक है? इंफिनिटी तक। इस सेट को मैं कैपिटल S नाम दे रहा हूँ। इसमें वैल्यू आप कोई भी रखोगे, n की वैल्यू आपने चूज की 10, तो मुझे यहाँ पे S10 पे कोई ना कोई नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पे सेट बन रहा है कैपिटल S नाम, इसका डोमेन जो प्रांत है वो नेचुरल नंबर है, मतलब कोई ना कोई नेचुरल नंबर मैं चूज करूंगा तो मुझे कोई ना कोई रियल नंबर इसके करस्पॉन्डिंग, इसके संगत कोई ना कोई वास्तविक संख्या जरूर मिलेगी। ठीक है, इससे करस्पॉन्डिंग रियल नंबर जरूर मिलेगा। तो एक ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, ये तो मैपिंग की डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सीक्वेंस लिया 1/n, n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सेट कैसा बन रहा है? n की वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा? पहले 1, 2 पुट करेंगे, नेक्स्ट बाई 2, 3। देखो 1 2 3 पुट कर रहे हैं हम n की वैल्यू 1 2 3, क्योंकि n हमारा कहाँ से है? नेचुरल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से। ये 1 1.5 नहीं ले सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ऐसा ये इंफिनिटी तक जाएगा भाई। तो ये जो सेट बन रहा है, इस सेट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और जो हमने पहचान लिया, पैटर्न पता कर लिया कि ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये एक टाइप का ही सीक्वेंस है हमारा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने लिखा -1 की पावर n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। तो पहले मैंने 1 पुट किया तो क्या आएगा? -1। तो पहले हमने -1 पुट किया तो ये n के लिए 1 पुट किया तो -1 की पावर 1। ठीक है, फिर -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और -1 की पावर 2 लिखने पर आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 1। तो अगर इस वाले सीक्वेंस को देखें तो इसमें केवल दो ही नंबर मिलेंगे मुझे, 1 और -1, ये दो ही नंबर मिलेंगे। दो नंबर सफिशिएंट है सेट को लिखने के। सेट की थ्योरी आपने पढ़ी हुई है ना कि कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं लिखा जाता, तो रिपीटेड जो नंबर है वो एक ही बार लिखते हैं ना सेट में। तो ये जो आपका था
-1 की पावर n, इस वाले सीक्वेंस में केवल 2 ही नंबर मिले आपको। ठीक है, एक और सीक्वेंस देख लेते हैं, cos n पाई, इनकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। तो इसमें जब वैल्यू पुट करोगे n की तो मिलेगा आपको cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई, और cos पाई की जो वैल्यू होती है -1, cos 2 पाई की -1 का स्क्वायर, cos 3 पाई की, cos 4 पाई की वैल्यू, ये इस टाइप से आगे। यहाँ भी आप देखोगे तो 2 ही वैल्यू मिलेंगी, -1 और 1। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का सीक्वेंस है, देखिए ये -1 की जैसे ही वैल्यू दे रहा है सेम टू सेम। यहाँ भी आपका वही सेम आ गया। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्या दो सीक्वेंस बराबर हो सकते हैं, इक्वालिटी। तो हाँ, अगर दो सीक्वेंस मेरे हैं Sn और Tn नाम के, और मैं कह रहा हूँ कि दोनों सीक्वेंस कैसे बराबर, तो इसका मतलब ये कि इसमें S1 की वैल्यू T1 के बराबर होगी, S2 की वैल्यू T2 के बराबर होगी, S3 की T3 के, यानी कि Sn की वैल्यू Tn के बराबर होनी चाहिए। तो जैसे हमने एक वो सीक्वेंस लिखा था -1 की पावर n, तो ये वाला सीक्वेंस, और दूसरा मैं लिखा था cos n पाई। दिखने में दो अलग अलग सीक्वेंस लग रहे हैं, लेकिन जब मैं इसमें n की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे आंसर वही मिलना शुरू हो जाता है, सेम टू सेम। जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट सेम टू सेम है, देखो सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, तो मैं जितनी वैल्यू दूंगा सारी की सारी एग्जैक्ट मिलेंगी, आइडेंटिकल। यानी कि दोनों के दोनों सीक्वेंस अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये दो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हाँ ठीक है, दो सीक्वेंस एक जैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या कोई सीक्वेंस कांस्टेंट हो सकता है, अचर। कांस्टेंट के लिए हम काम करते हैं, सीक्वेंस को डिफाइन कर लेते हैं, मान लो 5, यानी कि n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो S1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ST की वैल्यू भी 5 होगी, कुछ भी पुट कर लो आप, 10 पुट कर लो, 10 की वैल्यू भी 5 होगी। यानी कि जो सीक्वेंस बनेगा मेरा Sn का, वो क्या बनेगा, 5 5 5 5। ठीक है, और ये कांस्टेंट नंबर है, कोई चेंज नहीं हो रहा इसमें। कांस्टेंट सीक्वेंस में केवल एक ही एलिमेंट आता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका कांस्टेंट सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके तीन चीजें। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं लिमिट की तरफ। ठीक है, ये सीक्वेंस मेरा जो था 1/n मान लो, ये पहले 1 आया, फिर 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, 1/5 आया, कि बढ़ तो रहा है। n की वैल्यू में 100 रखूंगा तो ये 1/100 आ जाएगा, और n की वैल्यू में 1000 रखूंगा तो 1/1000 आ जाएगा। तो मैं n की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, मैं n की वैल्यू 10 लाख रख दूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10 लाख। ठीक है, तो यानी कि मैं n की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेके जा रहा हूँ, इन्फिनिटी तक, बहुत वेरी लार्ज कर रहा हूँ। तब मेरा जो सीक्वेंस है ये Sn, ये कहाँ जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं n की वैल्यू तो बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन मेरा सीक्वेंस बढ़ किस तरफ है, क्या कौन से नंबर की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस नंबर की तरफ ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसको हम, अगर किसी नंबर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको हम कहते हैं लिमिट, सीमा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपकी Sn की वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, अगर n की वैल्यू हम कहाँ लेते हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि लिमिट है Sn की n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो इसका कोई वैल्यू मेरी अगर आती है कैपिटल L, इसका मतलब ये है Sn की लिमिट कैपिटल L है जब n हमारा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल वाला अपना वो एग्जांपल ले लेते हैं, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास सीक्वेंस क्या था, 1 1/2, इसी को समझते हैं। तो पहला 1, फिर 0 और 1 के बीच में आएगा देखो 1/2, तो ये नेक्स्ट नंबर मिल गया आपको। फिर तीसरा जो नंबर होगा वो और आगे होगा, देखो यहाँ पे 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, और पास और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक जाते आ रहे हैं। तो हम जैसे जैसे 1/n पे कहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे।
तो ये जो नंबर है मेरा कहाँ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ। तो जैसे मैं नंबर और बड़ा करते जाऊंगा ये जीरो के नजदीक पहुंच जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी आप कोई भी लार्ज नंबर लोगे, कितना भी लार्ज नंबर ले लो, ठीक है, कितना भी लार्ज नंबर ले लो आप, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, कितना भी आप लार्ज नंबर ले लीजिए, तो कितना भी लार्ज नंबर ले लीजिए तब भी ये वैल्यू आपकी जीरो के नजदीक पहुंचेगी, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सीक्वेंस है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। तो जीरो इसकी जो है वो लिमिट है, मतलब इस पे आके एंड होगा, ये इसकी लिमिट है, जीरो की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि मेरे पास जीरो के कितना नजदीक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लिमिट तो मेरे को मिल गई जीरो, चलो ठीक है। तो मेरा सीक्वेंस एस एन तो हो गया आपका 1/n। अब मैंने क्या कहा कि मान लीजिए मेरा जो सीक्वेंस है उसमें कुछ जैसे जैसे मैं नंबर आगे बढ़ाता जाऊंगा जीरो की तरफ, वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। अब जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी उतना ज्यादा आप जीरो के नजदीक पहुंचेंगे, और डिस्टेंस कम कैसे होगी, आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जीरो से नंबर्स की डिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हम मान लेता हूँ एप्सिलॉन, ठीक है। नंबर्स और लिमिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ एप्सिलॉन, ठीक है। अब जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ये बिल्कुल नजदीक होते होते कहाँ पहुंचनी चाहिए, जीरो। तो जैसे जीरो पहुंच जाएगी वैसे ही मेरा सीक्वेंस कहाँ पहुंचेगा, लिमिट एल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं जो डिस्टेंस एप्सिलॉन ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैंने डिस्टेंस एप्सिलॉन ले लिया 1/3 कि मुझे इतना दूरी चाहिए बस, ठीक। तो मेरा जो एस एन है 1/n, उसका डिस्टेंस जीरो से कितना होना चाहिए, 1/3, या फिर 1/3 से कम हो जाए, भाई 1/3 चाहिए ना मेरे डिस्टेंस, तो 1/3 या 1/3 से कम डिस्टेंस जितना भी होगा उससे कम वाले वो भी सारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहेंगे नंबर। तो 1/n जो है मेरा -1/3 से +1/3 के बीच मिलेगा, और मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मुझे वैल्यू मिल जाती है n की वैल्यू <3। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू 3 के नंबर के बाद जितने भी नंबर लेता हूँ, कोई भी नंबर लूंगा तो उसकी डिस्टेंस 1/3 से तो कम होगी, भाई 3 नंबर मिल गए ना मुझे, तो 3 नंबर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ दे, तो इतने के बाद जितने भी नंबर है उनकी डिस्टेंस 0 से 1/3 से कम होगी। अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू मान लो 1/10 चूज कर लूँ तो मेरे को 10 नंबर आगे के छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद के सारे नंबर जीरो के नजदीक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कि मैंने क्या किया कि सीक्वेंस लिया एस, उसकी लिमिट मानी एल, और मैंने इसके बीच का डिस्टेंस लिया एप्सिलॉन, और मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, सीधी सी बात है। तो जब भी मैं डिस्टेंस ऐसा लूंगा तो मेरा एप्सिलॉन से कम डिस्टेंस आएगा, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब मैं कुछ नंबर छोड़ूंगा, तो कुछ जो नंबर मैं छोड़ रहा हूं वो m है, यानी मैं m नंबर्स के बाद, तो जो m वैल्यू है उतने नंबर हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो m से बड़े जितने भी नंबर होंगे उन सभी के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी, मतलब डिस्टेंस जो होगा एप्सिलॉन से कम होगा। जैसे मान लो हमने m की वैल्यू मान लो 3 ली थी, तो 1, 1/2, 1/3, इन तीनों के अलावा बाद में जितने भी नंबर आएंगे 1/4, 1/5, इनका किसी का भी डिस्टेंस जीरो से निकाल लो, वैल्यू लेस देन 1/3 ही मिलेगी आपको, ठीक है। किसी का भी निकाल लो डिस्टेंस, वो लेस देन 1/3 मिलेगी, क्योंकि आपने एप्सिलॉन डिसाइड किया 1/3, ठीक है। अगर आपने m की वैल्यू डिसाइड की मान लो 10, तो आपका एप्सिलॉन हो जाएगा 1/10, और अब आपने कोई भी नंबर ले लो 1/11 से, तो आपका जो नंबर आएगा वो 1/10 से छोटा ही होगा। उसके बाद का कोई भी नंबर ले लो आप, लेस देन 1/10 होगा, यानी कि जितना आप आगे बढ़ते, मतलब आपने खुद ने डिसाइड करना है कौन सा वैल्यू छोड़नी है, कितनी वैल्यू। तो हमारी ये डेफिनेशन बनेगी अब कि अगर किसी सीक्वेंस एस एन है उसकी लिमिट एल है, तो एस एन से एल का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा जब एन की वैल्यू किसी नंबर एम से बड़ी होगी। और एम किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर। भाई एप्सिलॉन से तो एम बनाया अपन ने, कि कितना एप्सिलॉन डिसाइड किया उतने से एम बनेगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, या फिर लिख सकते हैं कि एस एन जो है लिमिट एल की तरफ बढ़ेगा जब एन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा,
ये तो अपनी बेसिक डेफिनेशन, एक बार रीडिंग मार लो, फिर अपना नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थ्योरम।